ये तो बड़ा सिंपल सा ट्रायल बैलेंस, बड़ा एक मुनासिब सा ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है। अब हमने पढ़नी है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या जो इसकी एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पर करनी है वो क्या क्या है। नंबर वन पे आपसे कह रहा है कि ऑन 15 जून 2024 गुड्स वर डिलीवर्ड एंड इनवॉइस्ड टू अ क्रेडिट कस्टमर ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है सर? सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि वी हैव डिलीवर्ड गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। हमने कहा भाई 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप इतने टाइम के अंदर अंदर या तो आप इसको बेच देना, नहीं बिकता है तो आप इस माल को कर देना वापस। ठीक है, ये कहलाता है आपका सेल और रिटर्न बेसिस। अच्छा, अब अगर उसने आपको, लेट से आपने माल बेचा, तो क्या आप उसको अपने पास सेल्स रिकॉर्ड कर लोगे? असली तौर पर सर सेल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ पे आमतौर पे एक एरर हो जाता है। वो एरर आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, और वो एरर क्या हो जाता है कि आप उसे अपने पास सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हो। जैसे तुमने कहा ना कि डिलीवर्ड एंड इनवॉइस्ड, अब जब इनवॉइस हो गई तो इनवॉइस रिकॉर्ड भी होगी, लाजमी सी बात है। तो अब वो कह रहा है कि द गुड हैज़ अ सेलिंग प्राइस ऑफ 12,000 इंक्लूडिंग अ मार्कअप ऑफ 25%। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझनी है कि भाई ये मार्कअप क्या होता है। ठीक है, अभी समझते हैं बात को, आगे चलते हैं। फिर एक और बात कह रहा है, इसी के हवाले से पूरा आपने पढ़ना है। फिर क्या लिखा है आपके पास, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है भाई? आपसे कहा जा रहा है कि भाई ऑन 30 जून 2024। अच्छा, ये जो गुड्स हमने डिलीवर की थी ये कब डिलीवर की हैं? 15 जून 2024 पे। और आज हमसे कह रहा है कि 30 जून 2024 पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या? कि इन्वेंट्री वॉज काउंटेड एंड वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ 86,400। यानी आज हमारा जो इन्वेंट्री का स्टेटस है वो कितना? 86,400 का। फिर कहता है ऑन द सेम डेट द कस्टमर इन्फॉर्म्ड टी लिमिटेड दैट ही हैड नॉट येट डिसाइडेड वेदर टू कीप द गुड्स। अब देखो यहां पर 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मौसूफ अभी तक उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं ये माल रखूंगा, ये गुड्स रखूंगा या नहीं रखूंगा। इसका मतलब कि दीज गुड्स आर स्टिल अनसोल्ड। तो जब कभी भी ऐसा केस आ जाए आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि बेशक आपने सामान उसको दे दिया, आपने गुड्स उसको दे दिए, गुड्स उसकी प्रेमिसेस पर मौजूद है, आपके आपके कस्टमर के पास है, लेकिन अभी तक वो श्योर नहीं है कि वो उसको रखेगा, बेचेगा या नहीं। अगर तो आज वो कंफर्म कर देता कि ठीक है मैं इस सामान को रख रहा हूँ, चाहे मैं इसको बेचूं या ना बेचूं, तो इसका मतलब कि फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेल्स तो आप ऑलरेडी बुक कर ही चुके हो, है ना। लेकिन आज वो आपसे कह रहा है कि भाई आई एम नॉट श्योर। कल मना कर दे, परसों मना कर दे, तो क्या करना होगा? आज हमें इसे अपने पास वैल्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सर यहाँ पे ना तीन चीजें अफेक्ट होंगी हमारी। नंबर वन हमारा रेवेन्यू अफेक्ट होगा। नंबर वन क्या है भाई? रेवेन्यू। दूसरा यहां पे अफेक्ट होगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। और तीसरा जो यहां पे अफेक्ट होगा आपका वो है ट्रेड रिसीवेबल। भाई लाजमी सी बात है ना, आप मुझे बताओ कि आपने जब ये सामान बेचा था, ठीक है, जब आपने ये डिलीवर किया और उसको जब अपने पास रिकॉर्ड किया होगा, तो एंट्री क्या पास की होगी? आपने एंट्री पास की होगी ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट किए होंगे, और सेल्स आपने बुक की होगी, ठीक है, या रेवेन्यू आपने बुक किया होगा अपना, ठीक है। तो जो रेवेन्यू आपने बुक कर लिया, तो इसका मतलब कि आप यू हैव इंक्रीज रेवेन्यू एंड यू हैव इंक्रीज ट्रेड रिसीबल। तो आपके पास यहाँ रेवेन्यू के अंदर मैं कहूंगा कि ये जो 12,000 की अमाउंट है, दिस 12,000 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। इसी तरीके से ट्रेड रिसीबल में भी ये 12,000 की अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस स्टेटस के बाद, इस कंडीशन के बाद, क्या ये दोनों अमाउंट्स को इसके अंदर रहना चाहिए? नहीं सर, क्योंकि हमारा अभी तक रेवेन्यू नहीं है, तो हमें इसको अपने रेवेन्यू से बाहर निकालना पड़ेगा। यानी 12,000 यहां से मैं माइनस करूंगा, और इसी तरह से मुझे ट्रेड रिसीबल में से भी इसको माइनस करना होगा। कितना भाई? 12,000। और तीसरी एक और चीज अफेक्ट होगी, वो है सर हमारी इन्वेंट्री। यानी इन्वेंट्री जब अफेक्ट होगी, तो इन्वेंट्री का इंपैक्ट किसके ऊपर जाता है? इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जाता है। आप मुझे ये बताओ कि जो ये इन्वेंट्री मुझे यहां पर दिख रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मेरी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 86,400 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्या ये सही रिकॉर्डेड है? नहीं सर, इसके अंदर एक अमाउंट और होनी चाहिए, जो सामान मैंने इस कस्टमर को दिया था। अब वो सामान बेशक आज उसके पास है, लेकिन वो स्टिल मेरी इन्वेंट्री है, क्योंकि वो स्टिल अनसोल्ड है, और कॉन्ट्रैक्ट मेरा कौन सा है? सेल और रिटर्न बेसिस वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब तक ये माल या तो वो कंफर्म ना कर दे, या तो वो उसको आगे बेच ना दे, तब तक वो इन्वेंट्री मेरी ही कहलाएगी, जब तक ये मामला सेटल ना हो जाए।
तो फिलहाल ये इन्वेंट्री आज हमारी है। तो क्या वो इन्वेंट्री की अमाउंट जो इस 12,000 के अंदर मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट है, और हम ये बात जानते हैं कि इन्वेंट्री किस पर रिकॉर्ड की जाती है, कॉस्ट पर रिकॉर्ड की जाती है, कॉस्ट और एनआरवी पर रिकॉर्ड की जाती है, विच एवर इज लोअर, लेकिन इस केस में हम क्या मानते हुए चल रहे हैं, इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट पर है। तो जो कॉस्ट है उसकी, तो वो मुझे जानना पड़ेगा। उसके लिए उसने मुझे बताया है 25% मार्कअप के ऊपर मैंने इसको बेचा है। आओ जरा इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और यहाँ से हम किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या होता है? सर मार्कअप का मतलब होता है, मैंने एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लाजमी देखना। मार्कअप का मतलब होता है कि प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट। यानी अगर मैं कहूं कि मुझसे कहा जाता है 25% मार्कअप, तो इसका मतलब ये होता है कि माय प्रॉफिट इज 25% ऑफ या ऑन कॉस्ट। इन दैट केस माय कॉस्ट विल बी 100%, मेरी कॉस्ट क्या होगी? 100% होगी। तो इस हिसाब से आप मुझे बताओ कि सेल्स किसके बराबर होती है, या रेवेन्यू आपका किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है, ऐसा ही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरी कॉस्ट जो है वो 100% है, इन दिस केस अगर मार्जिन कह रहा होता तो फिर वहां पे 100% कॉस्ट नहीं होती, फिर 100% हमारी सेल्स होती, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है? 25%। इसका मतलब ये हुआ कि माई सेल्स इज 125%, माई सेल्स इज 125%। तो मुझे ये बताओ कि जो ऊपर अमाउंट आपको दी हुई है 12,000 रुपये की, जो इन्वॉइस है आपके पास, ये जो आप देख रहे हो 12,000 रुपये की इन्वॉइस, ये 12,000 की इन्वॉइस कौन सी वैल्यू है भाई? ये सेल्स की वैल्यू है ना मेरी, ये 12,000 की इन्वॉइस है सेल्स की, यानी रेवेन्यू की वैल्यू है। तो इन दिस कंडीशन मेरा जो रेवेन्यू है वो कितना परसेंट है? सर वो है 125%, 125%। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू, इसके अंदर जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये जो 12,000 की अमाउंट है, ये 12,000 बेसिकली मेरा 125% है। ये 12,000 क्या है भाई? मेरा 125% है। तो जिस अमाउंट का जो परसेंट हो ना, हमेशा क्या करो, उसको उससे डिवाइड कर दो 125 से, और जो चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए सर? कॉस्ट चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। तो अगर मैं 12,000 को डिवाइड करता हूँ 125 से और मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो मुझे यहाँ पर जो है वो इसकी अमाउंट मिल जाएगी। और मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ इसके अंदर जो इन्वेंट्री की अमाउंट है, कॉस्ट है, वो पता चल जाएगी। वो कितनी है? ये आएगा भाई 9,600, 9,600। कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू 12,000 है, जिसमें हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो 9,600 है। इसका मतलब ये अमाउंट सर क्यों निकाली? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो इन्वेंट्री हमें यहाँ पर मिल रही है ना 86,400 की, दिस इन्वेंट्री इज बेसिकली अंडर वैल्यूड, इसको हमने अंडर वैल्यू किया हुआ है। इसके अंदर हमें ऐड करना होगा कितना? 9,600, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी मेरे पास, वो इन्वेंट्री यूज की जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए, तभी मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स करेक्ट निकल कर आएगी। तो फिर क्या होगा? मेरा रेवेन्यू भी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस 12,000 की एडजस्टमेंट ऊपर जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस 12,000 रुपये की एडजस्टमेंट अगर मैं करके दिखा देता हूँ, इसमें से माइनस कर दिया, मेरा रेवेन्यू भी करेक्ट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल में से भी 12,000 माइनस कर देंगे, मेरा ट्रेड रिसीवेबल भी करेक्ट हो गया। और जब मैं इन्वेंट्री में ये 9,600 ऐड करूंगा, उसके बाद जब मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल कर आएगा, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक करेक्ट अमाउंट निकल कर आएगी। होप सो आपको ये तीन बातें समझ में आ गई हैं।